प्रेस कर दिया। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा स्टूडेंट्स, प्लीज़ चैट स्क्रीन पे बताइए कि पेज नंबर जो हम लास्ट टाइम कर रहे थे वो कौन सा था, इफ़ यू गाइज रिमेंबर। चैट स्क्रीन पे बेटा आज आई डोंट नो ये थोड़ा सा मसला कर रहा है। एनीवेज, ऑडिट कमेटी पेज नंबर 68। बस बेटा मैं ज़रा सा ओपन कर लूँ। थैंक यू इर्जा। Are you all able to see the pages? बुक नजर आ रही है आप लोगों को? चैप्टर 2 तो कंप्लीट हो चुका था। ऑडिट कमेटी पेज नंबर 68। एक मिनट दीजिएगा। 2 तो हम कर चुके थे इर्जा, एज फार एज आई रिमेम्बर वी आर ऑलरेडी डन विद चैप्टर 2। हम चैप्टर नंबर 3 पे थे। इर्जा, दैट इज नॉट पॉसिबल, यू डोंट रिमेम्बर इट करेक्टली। मैं आपको बताती हूँ, चैप्टर 3 में भी हमने इक्वल अपॉर्चुनिटी स्टार्ट कर दिया था। मैंने मार्क लगाया होगा बुक में, रुक जाओ मैं अपने पास देख लेती हूँ। चैप्टर 3 के अंदर स्ट्रेटेजिक टाइप्स ऑफ ये हो गया था, हेल्थ इफेक्टिव अप्रेजल। मुझे कोई और स्टूडेंट इज देयर? नूर खान देयर? नूर खान, आर यू देयर? यस नूर खान, प्लीज बेटा पेज नंबर बताइएगा लास्ट क्लास का। मेंटोरिंग ग्रीवेंस प्रोसीजर मैंने स्टार्ट करवा दिया था। मैंने ट्रिब्यूनल के बारे में आपको, यस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज पेज नंबर 107 पे आ जाइए आप लोग। जी पेज नंबर 107 पे। हाँ मैंने बिल्कुल सही कह रही हूँ, 107 से भी चैप्टर नंबर 4 पे भी स्टार्ट कर दिया था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी स्टार्ट करवा दिया था। मुझे कोई हेडिंग बता दे कि मैं कहाँ पर थी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमने स्टार्ट कर दिया था, हम एथिक्स पे भी आ गए थे। किसी को एग्जैक्ट पेज नंबर पता है तो प्लीज बता दो, या एथिक्स स्टार्ट करना था? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चुका था। यार आप लोग बेटा जरा सा पेज नंबर ध्यान से नोट कर लिया करो, हालांकि मैं हर क्लास में कह रही हूँ। ऑडिट कमेटी तो पेज नंबर आप सही नहीं बोल रही है ना इर्जा, क्योंकि पेज नंबर 68 तो नहीं है, पेज नंबर 123 पे है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिट कमेटी इज पेज नंबर 121। ऑडिट कमेटी इज पेज नंबर 121। टॉपिक यू आर सेइंग राइट, बट पेज नंबर 68 नहीं 121 है। ऑडिट कमेटी तक कर लिया था, ठीक है, गुड।
अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्टार्ट करना है, दैट इज ऑन पेज नंबर 122. थैंक यू नूर खान. प्लीज पेज नंबर 121 में अभी ओपन कर रही हूं यहाँ पर, बी विथ मी. पेज नंबर 122, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज का टॉपिक स्टार्ट होगा. अच्छा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको क्या समझ में आ रहा है? कोई भी स्टूडेंट अगर इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहे, लेट्स सी कि आपको कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हेडिंग कर चुके हैं, एथिक्स हमने डिस्कस किया है. तो अभी मैं ये चाह रही हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों को इस वर्ड से क्या समझ में आ रहा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? ठीक है, ये आपके सामने पेज भी ओपन हो गया है. देखिए, सबसे पहले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सरवाइव कर रही है तो वो किसी ना किसी सोसाइटी का पार्ट है. ठीक है. अब उस एंटिटी को करना ये चाहिए कि देखें, उस जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्नमेंट की बहुत सारी टैक्सेशन पे कर रहा होगा. ठीक है. और जाहिर सी बात है, जब गवर्नमेंट की टैक्सेशन पे करना, ही दैट ऑर्गेनाइजेशन, ही और शी ऑर्गेनाइजेशन को जो भी आप इट बोल लीजिए, तो इट हैज सम लीगल लाइबिलिटी टू फुलफिल ऑल द लीगल बाइंडिंग्स. ठीक है. तो नॉट ओनली लीगल बाइंडिंग्स, लीगल तो अगर वो फुलफिल नहीं करेगा तो उसके ऊपर किसी ना किसी किस्म की एक्शन ले लिया जाएगा. इसके साथ साथ उससे सोसाइटी के बारे में भी ख्याल रखना चाहिए. उसकी जिम्मेदारी है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि वो अपनी एग्जिस्टेंस की वजह से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर ना दे. रादर उसने प्रोएक्टिव होकर के मेजर्स लेने होते हैं कि अगर हम कोई भी वेस्टेज है या कोई पोल्यूशन किसी वजह से हो रहा है हमारे प्रोसेस के अंदर, तो उसे किसी तरीके से उसको कंट्रोल करना चाहिए ताकि जो सोसाइटी है उसको किसी किस्म का हार्म ना हो. Businesses embrace responsibility for the impact of their activities on the environment consumers. देखिए, सोसाइटी के अंदर बेसिकली वी आर कंसिडरेट टूवर्ड्स द एनवायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर अभी मैंने एक वर्ड यूज किया कि पोल्यूशन अगर इनकर हो रहा है या कोई आपके पब्लिक स्फेयर के अंदर कोई वर्किंग इस तरह से हो रही है कि इन्वायरमेंट को आप किसी तरह से पोल्यूट कर रहे हैं, तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है टू बी कंसिडरेट टूवर्ड्स दैट, कि उसका कोई हल निकाले बेहतर तरीके से कि हम कम हार्म करते हुए लोगों को, सोसाइटी को, हम सोसाइटी के अंदर बेसिकली किसी तरीके से अच्छा पॉजिटिवली कोई काम करें रादर देन हार्मिंग और हैव कॉजिंग एनी सॉर्ट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट्स. ठीक है. इसके अंदर हम बात करते हैं इश्यूज एसोसिएटेड विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड. सबसे पहले इन्वायरमेंटल पोल्यूशन फ्रॉम प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट्स. आप प्रोडक्ट जब भी बना रहे हैं, हमने पहले प्रोडक्शन के लिए पढ़ चुके हैं हम ये कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट. तो उस प्रोसेस के अंदर जब फिनिश गुड बन रहा है, रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टिंग, गेटिंग कन्वर्ट इनटू द फिनिश गुड्स, तो उस प्रोसेस के अंदर जाहिर सी बात है उस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर किसी ना किसी तरीके से पोल्यूशन भी हो रहा होगा, या अगर वेस्टेज है तो वेस्ट को हम डंप किस तरह से कर रहे हैं ये भी कॉज ऑफ पोल्यूशन हो सकता है. ठीक है. सो यू नीड टू मेक श्योर अबाउट इट, और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ना हो जिसके के कंजम्पशन से कोई हार्मफुल इफेक्ट हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी मेडिसिन हमारे सामने हैं, एग्जाम्पल्स कुड बी द मेडिसिन. देखिए, मेडिसिन के हर मेडिसिन के कोई ना कोई साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन उसको डॉक्टर इसलिए प्रिस्क्राइब करता है कि जिस चीज के लिए वो प्रिस्क्राइब की जा रही है वो फायदा हो जाएगा. तो द बेनिफिट शुड ऑलवेज बी मोर देन द हार्म. अगर हार्म ज्यादा है सो दैट मीन्स कि उसको हमें प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए. आपने ये देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो अचानक से डिसकंटिन्यू हो जाते हैं. ठीक है. इवन आई डोंट वांट टू नेम द कंपनी, आई डोंट वांट टू नेम द मेडिसिन. उस एक मेडिसिन, एक कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिनके यानी आफ्टर इफेक्ट जो है वो विद इन द पैसेज ऑफ टाइम हम ऑब्जर्व करते हैं और वो डिसकंटिन्यू हो जाती हैं. ठीक है. तो मैन्युफैक्चर उनको बनाना बंद कर देता है बिकॉज वो कैंसर या कोई इस किस्म की खुदा न खास्ता इलनेस कॉज कर रहे होते हैं. ठीक है. फिर सेकंड पॉइंट पे आते हैं. देखिए, फैक्ट्री के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफी डिटेल के अंदर इस टॉपिक को. तो हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न्स आर मस्ट, is a must, and the organization should always be focused towards it, because हमारे लिए एम्प्लॉयज भी उतने ही जरूरी हैं जितना कि प्रॉफिटेबिलिटी.
नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन द एम्प्लॉयमेंट एंड मार्केटिंग, यानी आप किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ना करें ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, क्रीड, ओरिजिनिटी, लैंग्वेज और रिलीजियस बिलीव्स, किसी भी, जो भी हम ग्राउंड में डिस्कस कर चुके हैं, डिस्क्रिमिनेशन के भी पॉइंट्स हमने देख लिए हैं। तो लोग मुख्तलिफ होते हैं, तो आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। मार्केटिंग कैंपेन करते हुए भी आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप इन एलिमेंट, इट इज एनी प्रोडक्ट विल नॉट ओनली बी फॉर द, ठीक है, हाँ कॉस्मेटिक्स वगैरह होते हैं तो ऑफ कोर्स वी ऑल नो, तो उसी के हिसाब से हमें प्रोडक्ट को पोजीशन करना चाहिए, मार्केट करना चाहिए, ठीक है। सो कुछ चीजें होती हैं वो मेल यानी जेंडर वाइज यूजेज की होती है, या एज ग्रुप के वाइज यूजेज की हो रही होती है, या इनकम वाइज भी होती है, बट इसको हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए, दैट इज अंडरस्टूड, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ नो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हमें अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड ऑफ द यूज ऑफ नो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी हमें फोकस करना चाहिए रिसाइकलिंग के ऊपर या रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे आप देखते हैं इन्वायरमेंट के अंदर भी पोल्यूशन कम हो जाता है। इवन जो आपके प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह हैं उनको रिसाइकलिंग का कोई प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि इवन द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स हमें अवॉइड करने चाहिए, हमें ग्लास के बॉटल्स यूज करनी चाहिए। देखिए ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इवन आपने ये देखा होगा कि सफायर केम अप विद एन आइडिया, उन्होंने एक बैग इंट्रोड्यूस किया था कि उसको आप सॉइल में जाके डालेंगे तो वो एक प्लांट उगेगा। सो व्हाट एक्चुअली दे प्रोमोटेड प्लांटेशन, तो ठीक है, वो भी बहुत अच्छा था, और वो पेपर टाइप का कुछ डिफरेंट से मटेरियल से वो बैग बना था, तो इस तरह से प्लास्टिक भी अवॉइड हो रहा था। सी, सो दिस इज व्हाट ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑलरेडी वर्किंग एट। Non-production of socially undesirable goods, फॉर एग्जाम्पल अनडिजायरेबल गुड्स, देखिए हम ये तो नहीं कह रहे कि ऐसे प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन को, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि डिसकंटिन्यू हो गई थी कुछ दवाइयाँ। अब इसमें एक चीज आपके जहन में आनी चाहिए, एक सवाल आप लोगों ने करना चाहिए। यूजली जब फिजिकल क्लासेस हो रही होती है तो बच्चे मुझसे ये सवाल कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी ऑल से यानी स्मोकिंग किल्स, ठीक है, तो आप लोगों को ये सवाल करना चाहिए, तो भी हम जो है वो सिगरेट बना रहे हैं, उसके ऊपर कोई वो नहीं, लेकिन इफ यू सी the government is actually putting a very heavy taxation on all those products जिनको कि हम undesirable है for the usage, if you see, ठीक है। is it clear to every student so far? किसी को कोई सवाल? ओके, ठीक है जी। अब हम जा रहे हैं द नेक्स्ट न्यू हेडिंग, दैट इज शेयर होल्डर्स। अच्छा, आई वांटेड टू आस्क यू क्वेश्चंस, हु आर द स्टूडेंट्स who want to appear for the December attempt? मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप पे मी करके मैसेज कर दें ताकि मुझे एक आइडिया हो जाएगा, या यहीं पे इसी चैट स्क्रीन के ऊपर आप कर दें ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए। फॉर एग्जाम्पल असल मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे से बोल रही हूँ कि यहाँ पे तो सिर्फ 7 पार्टिसिपेंट, चलो आप ही 7 स्टूडेंट्स मुझे बता दो कि नूर खान, आर यू wanting to attempt for the December, like are you interested to attempt for the December exams, or you are preparing yourself for the March attempt? And Irza, you also, बाकी सारे स्टूडेंट्स भी बता दें। इन दोनों बच्चों का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ कि दे टेक ऑल दी क्लासेस, दे आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने कभी कोई क्लास मिस की है। Noor Khan is for March, Rahman is also for March, Irza is for December. December में नहीं, मतलब you are also attempting for March. So you guys have a lot of time. You guys have a lot of time. बट इंशाल्लाह ताला हमारा तो वैसे ऑनलाइन क्लासेस खत्म ही हो जाएंगी, जनवरी 10 तक तो हमें ये बोला हुआ है, इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, ठीक है, फाइन, फेयर इनफ। because initially there were few students, I remember Azwar and all that, like कुछ और भी students थे, मुझे exactly नाम याद नहीं, maybe Azwar का मैं गलत मेरे जहन में हो, but there were few students जिन्होंने मुझे approach किया था कि they want to attempt for the December तो एग्जाम्स, सो मैंने इसलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई हुई थी, ठीक है, फाइन। अच्छा जी, वापस आते हैं।
अब हम शेयर होल्डर्स के बारे में बात करते हैं. यू ऑल नो हु इज अ शेयर होल्डर. शेयर होल्डर वो इंसान होता है जिसने एक परसेंटेज इन्वेस्ट की होती है इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उस परसेंटेज की वजह से दैट इंडिविजुअल हैज एन इंटरेस्ट इन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. Firms may incur additional cost, treatment of the emissions and waste, increasing plant safety, levels of the cost of monitoring compliances. देखिए, हमेशा ये एक बहुत ज़्यादा अलमिया रहा है कि वेस्ट को किस तरह से डंप किया जाए. यूजुअली हमारे यहाँ वेस्ट को सी के अंदर डंप किया जा रहा है. अगर हम डंपिंग इन द ग्राउंड पे भी जाते हैं तो इन द लॉन्ग रन दैट स्टार्ट्स कॉजिंग कैंसर. एक्सक्यूज मी. So that is not advisable. So organizations have to make sure about it, and they have to make some responsible policies in order to avoid any such incident. इन्हें अपने रेवेन्यू के अंदर the firms may reduce revenue refusing to supply particular governments or charging lower prices for products to avoid being accused of exploiting the consumer. Example, pharmaceutical products. Pharmaceutical products अगर आप देखें, अब दवाइयाँ कोई भी बंदा जो है वो शौक से नहीं खा रहा होता है. that has become the basic needs. तो अब क्या होता है, the manufacturers, the companies should actually reduce their profit margin in order to facilitate the people who would like to use it. तो यहाँ पर कंपनीज को करना ही चाहिए कि अपने प्रॉफिट मार्जिन को श्रिंक करना चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट जो है वो अफोर्डेबल हो फॉर द कंज्यूमर्स टू कंज्यूम इट. Shareholders' funds may be diverted to socially worthwhile projects, charitable donations, which may be otherwise be dividend. अच्छा, हम कुछ कंपनीज होती हैं वो कुछ चैरिटेबल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होती है. फॉर एग्जांपल आपने नेस्ले के बुनियाद के अंदर देखें, द बेसिक कॉन्सेप्ट इज टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स चाइल्ड एजुकेशन. ठीक है. आपका जो नेस्ले का बुनियाद जो मिल्क है उसके अगर आप एडवर्टाइजमेंट में भी देखें वो भी आपको प्रमोट कर रहा है. द बेसिक आइडिया अबाउट इट इज टू promote child education, and that is also included with some sort of charitable or donations for the poor underprivileged area kids for their education. ठीक है. और कभी कभी अगर ऐसा नहीं होता है, अगर हम चैरिटेबल या डोनेशन के चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आपको प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के साथ प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट शेयर कर रहे होते हैं डिपेंडिंग ऑन द शेयर दे होल्ड इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स. ठीक है. Is it clear? Is the concept clear about dividends and charitable and the donations what they make for the society, for the welfare of the society? ये सबको clear है? Okay. मैनेजमेंट एंड स्टाफ टाइम मे बी वेस्टेड ऑन सोशल प्रोजेक्ट्स. अच्छा, ये कभी कभी टाइम कंज्यूमिंग होती हैं सारी एक्टिविटीज. ठीक है. हम एम्प्लॉयज़ को रखते हैं टू रन द बिजनेस, टू वर्क फॉर द बिजनेस, बट कभी कभी जब हमको इस तरह की प्लांटेशन की एक्टिविटी या कोई भी ऐसी कैंपेन जो रन कर रहे होते हैं, तो लोग रादर देन बीइंग मोर कंसिडरेट टूवर्ड्स देयर जॉब, वो इन सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लगते हैं सोशल इंजीनियरिंग के अंदर रादर देन वर्किंग फॉर देयर टास्क. तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन कभी कभी लॉस भी बेयर कर रही होती है, बट दिस हैपेंस यूजुअली वंस इन अ ईयर और मे बी सेमी एनुअली, दैट इज ट्वाइस इन अ ईयर. कोई इस तरह की कैंपेन हम रन करते हैं. ठीक है. इससे ज़्यादा ये एक्टिविटीज़ नहीं हो रही होती हैं. अच्छा, नाउ देयर आर सम काउंटर आर्ग्यूमेंट्स टू द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. increases shareholder wealth. ठीक है. A non-sustainable enterprise is living on borrowed time and has no long-term future. जो enterprises stable नहीं है, वो सस्टेनेबल नहीं है, तो क्या होता है कि वो क्रेडिट के ऊपर चल रही होती है. बोरो किया होता है उन्होंने, कोई क्रेडिट भी बोरो किया होता है, टाइम भी बोरो किया होता है कि 1 साल तक या 2 साल तक हम रन करके देखते हैं, और उनका कोई लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं होता है. दे डोंट सर्वाइव, दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव फॉर 3 to 5 years ऑफ टाइम. ठीक है.
यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई सवाल है? ठीक है, if there is any question please ask me now. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ethical investments. Funds will be attracted to firms with a good social responsibility score. कभी कभी जो कंपनीज बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, दे पोजीशन देमसेल्फ ऑन टू द कंज्यूमर्स माइंड एज इन दैट वे. ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, मुझे अभी तक याद है कि सफायर ने वो एक बैग जो है वो इंट्रोड्यूस किया था प्लांटेशन की एक्टिविटी में, इस नए तरीके से इनोवेटिव स्टाइल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. सो दिस इज समथिंग रियली गुड. नेस्ले बुनियाद को व्हेनेवर आई सी, आई ऑलवेज ट्राई टू डू और प्ले माई पार्ट जस्ट कंज्यूमिंग दैट प्रोडक्ट, ताकि जो है वो वी कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन चाइल्ड्स एजुकेशन इन वन वे और द अदर. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, एक मिनट दीजिएगा बच्चों मुझे. जी, इसके बाद हम बात करते हैं, the consumers will pay a premium for product that they regard as sound, example ethical cosmetics and organic food. अच्छा, आपने ये देखा है कि over the passage of time सारे लोग जो हैं ऑर्गेनिक फूड डाइट कॉन्शियस हो गए हैं. ठीक है, एंड दे आर रेडी टू पे एक्स्ट्रा अमाउंट या इवन दे आर रेडी टू कंज्यूम एक्सपेंसिव फूड्स इन द नेम, इन द टैगलाइन ऑफ द ऑर्गेनिक फूड, के इसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं ऐड हुए हुए हैं. So we all are well familiar of these terms and we know this के ये हम जो है वो एक्स्ट्रा चीजें, ऑर्गेनिक वेजिटेबल है, ऑर्गेनिक फ्रूट्स है, यानी ये घर में उगे हुए हैं या किसी के गार्डन में उगे हुए हैं, ऑर्गेनिक हनी है, तो हम ज्यादा पैसे दे करके भी उसको अवेल करने को तैयार है फॉर द सेक ऑफ आवर हेल्थ. यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है? तुम लोगों का जवाब नहीं आ रहा है मुझे. एनी क्वेश्चन? ओके, गुड. उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. A good record and social responsibility may help government bodies when making decisions, example planning permission or gathering production licenses. यानी अगर एक साल एक ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट की तरफ से उनको जितने भी लिमिटेशंस दिए गए थे, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक साल तक उसको फॉलो करती है, तो अब जाके गवर्नमेंट ये सोचती है कि हम उन्हें अगले साल का लाइसेंस भी दें या ना दें. ठीक है, सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. लाइसेंस कैंसिल हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम रेस्टोरेंट्स का भी, अगर फूड इंस्पेक्टर ने आपकी रिपोर्ट नेगेटिव दे दी है कि हाइजीन फैक्टर्स आर नॉट वेल मेंटेन्ड या फूड की क्वालिटी इज नॉट गुड, तो बहुत सारे फूड इंडस्ट्रीज का भी लाइसेंस कैंसिल हो जाता है. ठीक है, even we got to see, I don't want to name the company, एक मिल्क बनाने वाली कंपनी थी जिसका अभी बटर भी आ रहा है. डोंट नेम द कंपनी बिकॉज मैं नेमिंग एंड शेमिंग के ऊपर बिलीव नहीं कर रही होती हूँ. आई एम नॉट श्योर कि व्हाट द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वाज बिकॉज आई माई सेल्फ वॉज नॉट देयर एंड आई एम नॉट इन्वॉल्व विद दैट कंपनी. बट क्या हुआ, उसका मिल्क आता था और अचानक से मिल्क उसका गायब हो गया. बटर अभी भी आ रहा है बट मिल्क मैंने फॉर अ लॉन्ग टर्म नहीं देखा. ठीक है, सो आई हर्ड कि उनका लाइसेंस कैंसिल हो गया या एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल नेगेटिव्स, मैं उनके मिल्क की रेगुलर यूजर थी और अभी भी उस टेस्ट बट को मेरा कोई और टेट्रा पैक मैच नहीं कर सका है. ठीक है ना, तो दिस इज लाइक पर्सनल प्रेफरेंसेस भी होती हैं. बट कभी कभी आप ये सुन रहे होते हैं कि किसी भी कंपनी के बारे में अचानक से एक नेगेटिव वो आ जाता है. इवन लेज का नाम तो मैं ले ही लेती हूँ, उसकी वजह ये कि लेज ने अपने चीज को गलत प्रूफ कर दिया. उनके ऊपर भी ये वो लगाया गया था कि दे आर नॉट यूजिंग हलाल प्रोडक्ट्स. तो लेज ने PCSIR से अपने सारे प्रोडक्ट्स को वो करवा के अप्रूव करवा के, पीछे अगर आप देखें रैपर के तो हलाल का टैग भी लगा दिया था रेड कलर के उसमें. सो वो एक डिफेमेशन ट्रिक थी. ठीक है,
तो इसके इन सारी जगहों के ऊपर, इन रीजंस के ग्राउंड्स के ऊपर अगर कोई इन्फॉर्मेशन के अंदर ऑथेंटिसिटी होती है तो गवर्नमेंट जो है वो लाइसेंस उस कंपनी का कैंसिल कर सकती है, उसके पास इख्तियारात होते हैं. If businesses force management and staff to contradict their private ethics on daily basis, this will reduce our morale and lead to increased staff turnover. आप लोगों ने सबने देखा था एग्जैक्ट कंपनी या बोल, आई डोंट एग्जैक्टली, बोल वाले ही थे ना ये, हाँ. तो सी अगर कोई बुरा नाम आ रहा है, कोई डिग्री फ्रॉजिंग का केस था, कुछ फेक डिग्रीज एंड डॉक्यूमेंटेशन के बारे में उनके ऊपर केस था, and if you see all of the employees left that organization and they are not even mentioning the name of that organization on their CV, वो CV के अंदर blank space दे रहे हैं but they are not using the experience or the number of years they worked there, ठीक है, they are not mentioning it. Why? और staff turnover का मतलब ये होता है कि लोग छोड़ के चले गए organization को, because you know this is very important that you work at an ethical place. कोई भी ऐसी गलत ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना नहीं चाहता है जिसकी रेपुटेशन अच्छी ना हो, बिकॉज दिस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज गोइंग टू हार्म देयर ओन रेपुटेशन एज वेल. ठीक है, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है तो बेटा प्लीज पूछ लो. ठीक है, फिर ये हमारे पास आपके पास बुक के अंदर कुछ इलस्ट्रेशंस हैं. दीज आर जस्ट दी एग्जांपल्स. ठीक है, ये आप होमवर्क के तौर पे अपने होमवर्क के तौर पे नोट डाउन कर ले. जितनी भी इलस्ट्रेशंस हैं ये आपके कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर कर देंगी. तो यू कैन रीड दीज इलस्ट्रेशंस एट होम. बट क्योंकि देखिए ये इलस्ट्रेशंस तब के लिए इम्पोर्टेंट थी जब ये ईएम का कोर्स रिटन में होता था. ठीक है, अब आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो जितनी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो काफी है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए. सो आई वोंट बी गोइंग इनटू फर्दर डिटेल. ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं. एक हेडिंग है पेज नंबर 124 के ऊपर, दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट विजन प्रोग्राम. Is this also a part of the above case study probably? जी, ये भी इलस्ट्रेशन 1 इलस्ट्रेशन 2 दोनों को आप अवॉइड करके आगे चले जाएं. फिर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है उसको भी अवॉइड कर दें. वी विल डायरेक्टली जंप ऑन टू पेज नंबर 126, दैट इज एथिक्स. ठीक है, ये सारा केस स्टडी का पार्ट है. अंडरस्टैंडिंग योर टेस्ट वगैरह है, क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं. ये जब पेपर बेटा जब आपका रिटन पेपर होता था तो ये तब की बात है. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द हेडिंग ऑफ एथिक्स. ठीक है जी. Now, ethics and ethical issues. Ethics refers to a code of conduct or behavior that a society or a group of or professional body or individual considers correct. That is the basic difference between right and wrong. आपके ethics आपको बताते हैं क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, कौन सा बिहेवियर सोसाइटी को एक्सेप्टेबल है और कौन सा बिहेवियर सोसाइटी को एक्सेप्टेबल नहीं है. द कोड ऑफ कंडक्ट, these are the norms मतलब आपके values, आपके rules to be followed. Ethical codes are beliefs based on facts. They therefore change between societies and over time. ये culture wise, society wise vary करते हैं. Even आजकल के बच्चे, even if I talk about like मेरे parents थे, वो generation gap आ गया, फिर मुझे जनरेशन गैप आ गया, फिर मेरी नीस है इशाल, उसमें जनरेशन गैप आ गया. तो हमारे टाइम ड्यूरेशन वाइज भी हमने देखा है कि थिंग्स हैव चेंज्ड. पहले हमारे अम्मा बाबा बोला करते थे कि जी बहस ना करें, बुरी बात है. अब हम इशाल से बोलते हैं कि अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमसे पूछो. थिंग्स हैव चेंज्ड ओवर डिकेड्स. ठीक है, and it is possible to debate whether particular ethical codes are useful or not. Such a debate is like to be influenced by the political views of those डिस्कसिंग द एथिकल कोड्स. अच्छा देखिए, एथिकल कोड्स के अंदर इट्स डिबेटेबल. डिबेटेबल का मतलब होता है कि देखें, अगर मेरे लिए कोई चीज सही है, हो सकता है वो चीज आपके लिए गलत हो. मेरी फैमिली में वो चीज गलत समझी जा रही है या सही समझी जा रही है, आपकी फैमिली में उसका ऑपोजिट हो सकता है. ठीक है, सो ये सारी चीजें जो कोड्स ऑफ एथिक्स होते हैं ये डिबेटेबल होती है. कोई भी चीज बाय रूल या कोई लॉ के तहत नहीं डिसाइड हो रहा है. हमारी सराउंडिंग, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी फैमिली वैल्यूज डिसाइड कंट्रीब्यूट इन द टेकिंग डिसीजन कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. ठीक है, फिर हम बात करते हैं मैनेजर्स फेसेस एथिकल इश्यूज ऑल द टाइम
और किस तरह से मैनेजर फेस कर रहा होता है एथिकल इश्यूज, फॉलोइंग इज द लिस्ट. डीलिंग विद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिमांड्स ऑफ द फॉर ब्राइब्स एंड अटेम्प्ट्स एट एक्सटॉर्शन. अब मैनेजर को धमकियां भी आ रही होती हैं, उसे ब्राइब की ऑफर भी आ रही होती है, उससे ब्राइब मांगी भी जा रही होती है. अब कुछ कल्चर के अंदर ब्राइब इज लीगल एंड कुछ कल्चर्स के अंदर ब्राइब इज इलीगल. जिन कल्चर्स के अंदर ब्राइब इज लीगल तो लोग मुंह खोल के बोल रहे होते हैं, और जहां इलीगल है वहां अंडर द टेबल हो रहा होता है, हो हर जगह रहा होता है. ठीक है. सिचुएशंस ऑफ अनफेयर कंपटीशन. अब अनफेयर कंपटीशन, मैंने किसी का आइडिया चोरी कर लिया तो दैट्स नॉट फेयर. एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट. अब हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए. हमारी कंपनी से कुछ सोसाइटी को एक्सपेक्टेशंस हैं, उन एक्सपेक्टेशंस को मीट करना उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है. सेफ्टी, डिमांड एंड कंप्लायंस विद लेजिस्लेटिव स्टैंडर्ड्स इन रिलेशन टू द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन. कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, आपको कंप्लायंस को फॉलो करना चाहिए लीगल तरीके से, स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशंस को फॉलो करना चाहिए, और सेफ्टी रूल्स, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखना चाहिए. यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज, एनी कंपनी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दीज थिंग्स. ठीक है. ऑनेस्टी इज इन एडवर्टाइजिंग ऑफ जॉब्स एंड प्रोडक्ट्स. ऑनेस्ट, कोई भी आप एडवर्टाइजमेंट प्लेस कर रहे हैं पब्लिक के लिए, पब्लिक फोरम पे, तो प्लीज यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू दी advertisement you are putting and with respect to the job opening you are having. Just a minute, I just got a message from a person saying that क्या मैं FM की slides send कर दूंगी, and now who this student is I have no idea. इससे मैं ज़रा सा बाद में बात करती हूँ. कितनी दफ़ा मैं FM की slides जो हैं वो शेयर करूँ, I have no idea about it. आप लोगों ने भी देखा होगा ग्रुप पे बार बार शेयर की गई हैं, उसके बावजूद आप इनबॉक्स मैसेजेस बच्चे करके पूछ रहे होते हैं. आई डोंट गेट देम. एनीवेज, चले इसको मैं बाद में बच्चे से बात करती हूँ. अच्छा, वे वाज आई. अच्छा, ऑनेस्टी पे बेस करना चाहिए आपका प्रोडक्ट का या जॉब की एडवर्टाइजमेंट जो आप प्लेस कर रहे होते हैं. ठीक है. मैनेजमेंट ऑफ क्लोजर एंड रिडंडेंसीज. कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकती, सस्टेन नहीं कर सकती हैं, लॉस बियर कर रही होती है, तो वो बंद करने पे, शट डाउन पे जाती हैं. ठीक है. या वो कॉस्ट कटिंग पे जाती हैं, तो कॉस्ट कटिंग के अंदर रिडंडेंट मतलब जो रिपीटेशन ऑफ वर्क है, एक पोजीशन पे जैसे 2 लोग काम कर रहे हैं तो एक की जॉब चली जाएगी. सो इन सारी चीज़ों के अंदर देखें, वहां पर ऑर्गेनाइजेशन एथिकल होती है, क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन लॉस में है तो वो 2 लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकती ऑन द सेम पोजीशन. सो दिस इज, दे हैव टू स्टे एथिकल. एथिकल होने के साथ साथ जो भी उनकी बाइंडिंग है लीगल, फॉर एग्जांपल उन्होंने ये लिखा हुआ है कि 1 महीने का नोटिस पीरियड होगा, तो 1 महीने का नोटिस पीरियड होना चाहिए. अगर नोटिस पीरियड वो नहीं दे रहे तो उसके अगेंस्ट 1 मंथ की सैलरी देना बनती है. नॉन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंट्रीज एंड पीपल. हम जिस भी, फॉर एग्जांपल पीएनजी, यूनिलीवर, ये बाहर की कंपनीज हैं, ये आके अगर पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, ये आके सारे जीसीसी रीजन के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, तो इन्हें जिस कंट्री में ये ऑपरेट कर रही है तो उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए. दे कैन नॉट अफोर्ड टू exploit the country's rules and regulation as well as they cannot exploit the people. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जब मैकडोनल्ड्स जो है वो इंडिया गया तो उसने वेजिटेरियन की भी लाइन ऑफ जो है फूड लॉन्च किया इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द फीलिंग्स एंड रिलीजन ऑफ द पीपल. ठीक है. इफेक्ट्स ऑन कस्टमर ऑफ कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स. अब जो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं उनके ऊपर भी फर्क पड़ रहा होता है, बिकॉज नोबडी वुड लाइक टू बाय प्रोडक्ट्स ऑफ एनी अनएथिकल. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ हुआ था, तो जितने भी आपके फ्रेंच कंपनीज थे, आई माई सेल्फ यूज गार्नियर बट आई स्टॉप यूजिंग गार्नियर. ठीक है. बिकॉज दैट इज हाउ इट वर्क्स. सही है. डीलिंग विथ लॉरियल हो गया, गार्नियर हो गया, वी ऑल स्टॉप यूजिंग ऑल दीज प्रोडक्ट. अब हमने देखा हो कि जो आपके रिटेल स्टोर थे उन्होंने भी उसको सेल करना बंद कर दिया. कुछ प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर्स फेसबुक के पेज से बेच रहे हैं, दैट टू एट अ वेरी रिड्यूस्ड कॉस्ट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स. ठीक है. डीलिंग विथ ऑप्रेसिव गवर्नमेंट्स. अच्छा, ऑप्रेसिव का मतलब होता है, ऑप्रेस करने का मतलब होता है दबाने वाली गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने लीगल वो ले लिया है,
कुछ गवर्नमेंट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल हमारी भी गवर्नमेंट जो है वो कुछ चीज़ों के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट होगी, कुछ चीज़ों के ऊपर ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे होते हैं। जिन चीज़ों के ऊपर स्ट्रिक्ट है तो इसका मतलब है ऑप्रेसिव, दे आर ऑप्रेसिंग, दे फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, दे आर इम्पोजिंग इट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फेयरनेस इन सेटिंग पे एंड वर्क कंडीशंस, यानी आप पे जो मिनिमम रिक्वायर्ड होती है बाय एनी लेबर तो उतना तो उसको पे करो। ठीक है, आई बिलीव अभी जो हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है लेबर वेजेस दैट इज शायद मेरे जहां तक ख्याल है 18-19,000 को पहुंच चुकी है, विच इज आई ओके। बट यही अगर मैं याद करूं तो पिछले 3-4 साल पहले व्हेन आई यूज्ड टू हियर कि हाँ 5,000 या 4,000 दैट वाज वे टू लेस। ठीक है, इन्फ्लेशन आया है, सब कुछ है, बट उसकी वजह से ये कह लो या करेंसी डिवैल्यू, देखो देयर आर थिंग्स, सो यू नीड टू मेक श्योर कि एक बंदा उसके घर का गुजारा 20,000 से कम में क्या होगा। अगर वो सिर्फ दाल चावल भी खा रहा है या दाल चावल रोटी भी खा रहा है, 2 वक्त का तो खाना खाएगा ना, तो इससे कम खर्चा नहीं हो सकता। सो वी शुड बी वेरी फेयर व्हेन वी आर सेटिंग दैट। लेबर की पे, वेज पे उतनी तो होनी चाहिए कि मिनिमम वो अपना सर्वाइवल तो कर सके। ठीक है, और गवर्नमेंट को इस सिचुएशन के अंदर कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड करनी चाहिए फॉर द लो इनकम पीपल। एंड यस, अगर आपने ये देखा हो कि 30,000 से कम किसी की सैलरी है तो उसके ऊपर टैक्स डिडक्शन नहीं हो रही है, एंड दैट इज अगेन अ वेरी गुड स्ट्रेटजी फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, कोई कोई कंफ्यूजन यहाँ पर किसी स्टूडेंट को? एनी क्वेश्चन इफ यू हैव? Ethical issues and related behavior may be considered at 4 levels. ठीक है, अब हमारे एथिकल इश्यूज के इन्होंने लेवल वाइज डिवाइड कर दिया है कि इन 4 लेवल्स के ऊपर ये वेरी करेंगे। सबसे पहला लेवल मैक्रो लेवल। मैक्रो नाम से पता चल रहा है दैट इज मास लेवल, बड़े लेवल पे। बिजनेस इन द ओवरऑल इंटरनेशनल नेशनल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ओवरऑल नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो भी लेना देना है, ट्रेडिंग है, बिजनेस है, उसके अंदर ये लेवल लगेगा। ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल का मतलब है दोज अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, अब ये चीजें उन लोगों के ऊपर इफेक्ट करेंगी। ग्रुप लेवल, दोज अफेक्टिंग पर्टिकुलर प्रोफेशनल ग्रुप्स एंड अफेक्टिंग पर्टिकुलर ग्रुप्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब ग्रुप वाली बात कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड से हमारे डॉक्टर्स की डिमांड जो है वो अचानक से बढ़ गई, इफ यू सी, तो ये एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रोफेशनल के लोगों का जो है वो काम आया। फॉर एग्जांपल अगर अब टैक्सेशन चला जाएगा आपका कंप्यूटराइज, तो टैक्सेशन फील्ड के जितने भी लोग होंगे उनकी थोड़ा सा डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि सॉफ्टवेयर आ रहा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल। द कंडक्ट एंड एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब यानी हर इंडिविजुअल जो के पार्ट होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसके ऊपर ये सारी चीजें जो हैं आपके एथिकल इश्यूज जो हैं वो किसी ना किसी लेवल के ऊपर जाकर के उसको इम्पैक्ट करेंगे, उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो बेटा पूछ लो, एंड इफ यू वांट यू कैन स्किम ऑल दीज लाइंस। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है, टेक 2 मिनट्स ऑफ टाइम, इन लाइंस को स्किम कर लो। अगर इसमें कोई भी सवाल आ रहा है तो मुझसे पूछ लो। Just take a minute and just read all these lines. Points आपके पास बुक मैंने शेयर कर दी है पीडीएफ वर्जन में भी। अगर आपने बुक अपने मोबाइल पे भी ओपन की हुई है या आप यहाँ से भी देख रहे हैं तो इन चारों पॉइंट्स को एक दफा दोबारा से स्किम कर ले। एंड कोई क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि देखो बेटा इसके अंदर कोई एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं है। ये जैसे लीगल लॉज होते हैं या आपके सेक्शंस हैं या रूल्स हैं, दीज आर लाइक दैट, वी डोंट हैव मच ऑफ द एक्सप्लेनेशन। हाँ, ये आपको समझ में जाना चाहिए कि हर इंडिविजुअल के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। कुछ कुछ जॉब के अंदर ऐसी एथिकल चीजें आ जाती हैं जो एक प्रोफेशन को जो है वो टारगेट कर रही होती हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे आप प्रोफेशन में मैंने कहा डॉक्टर्स की डिमांड हो गई, अब टीचर्स जो है वो थोड़ा सफर कर रहे हैं। वाई? बिकॉज आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो बंद हुए हैं। गेटिंग द पॉइंट? पिछले तकरीबन समझ लो 8 महीनों से, अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने ऑनलाइन के ऊपर काम शुरू कर दिए। 8 महीनों से आई वाज ओनली हैविंग क्लासेस एट KNS, जो कि हम वहां जा करके, एंड थैंक्स टू KNS
आंसर साजिद कवाड़िया, बिकॉज उनके उसकी वजह से तो फिर हम लोग बिल्कुल ही घर पे बैठ जाते, सो हमारी सर्वाइवल का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता। तो हुआ ये कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया कि वहां उन्होंने क्लासरूम्स के अंदर सारे कैमरा, रातों रात उन्होंने ये काम किया, आईटी की टीम लाए, सब कुछ इक्विपमेंट्स किए, और हम फिर बोर्ड वहां पे, इवन आपकी क्लास लेने के बाद आई हैव अ क्लास 1 से 3 तक एट KNS, जहां पर आई विल बी देयर इन द कैंपस, और वो इक्वली पूरा कैमरा, बड़ा कैमरा लगा करके, जो उनका प्रोडक्शन हाउस के कैमराज होते हैं, वो बड़े वाले कैमरे पे हम बोर्ड के साथ क्लासरूम जैसे क्लास हो रही होती है, तो स्टूडेंट्स को हम आईडी बना के दे रहे हैं, और हमने पूरा KNS का पोर्टल बना दिया है, पूरे एक एक रिकॉर्डेड लेक्चर्स विद वीडियो स्टूडेंट्स को मिलेंगे, तो दैट इज इक्वली गुड एज दे आर सिटिंग इन द क्लास। ठीक है, any question? Can you share the book link please? Again, this is my first class. I was learning from online lectures. What else is this? Alia, these are the online classes, and Irza या नूर खान, आप दोनों में से कोई एक, we don't have the book link here. मेरे पास बुक का लिंक मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो ये नजर आ रहा है। Are you there, Alia, on the WhatsApp group of the online classes? Alia, are you there? अच्छा, मुझे 2 मिनट दे दो मेरे पास। आई ऑलरेडी अभी ग्रुप से मुझे याद आया आपकी इस बात से। आई विल बी जस्ट रिक्वायरिंग 2 मिनट्स, मैं ग्रुप के ऊपर आपको ऐड कर देती हूँ। टिल देन व्हाट यू गाइस कैन डू इज स्किम ऑल दीज पॉइंट्स फ्रॉम हियर। फिर आलिया, मैं आपका नंबर लेके आपको भी ऐड करती हूँ, ठीक है? जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स। एक मिनट बच्चों, असल में मेरे पास पिछले 3 बच्चों का नंबर था, एंड आई एम जस्ट एडिंग देम ऑन द ग्रुप, सो दैट उसके बाद मैं सबको ऐड कर दूं ग्रुप पे, बिकॉज आई रिमेम्बर आई जस्ट प्रॉमिस देम ना, एंड आई जस्ट फॉरगॉट, सो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग नाउ। क्योंकि अब हमारे पास कोई CR नाम की कोई चीज रही नहीं है, हमने 2 बच्चों को CR बनाया था, एंड आई गेस बोथ ऑफ देम लेफ्ट, सो आई एम डूइंग इट ऑन माई ओन, क्योंकि उन्हें भी चीज़ें अकॉर्डिंगली मिल जाएं। ठीक है, एक को ऐड कर दिया, नाउ दूसरा इज आसिम ऐड हो गया, देन देयर इज अ बिलाल खान। वेट, मैं अभी आपसे भी ले लेती हूँ आपका नंबर, ताकि ये मैं ऐड कर दूं। बिलाल खान के बाद देन देयर इज सामिर। ओके, इन दोनों को ऐड कर दिया। नाउ बेटा, हु वाज शी? आलिया। Alia, please write your number on the chat screen so that I can add you.
अपना नंबर जो है प्लीज चैट स्क्रीन पे लिखो। आलिया अली एंड आलिया, बेटा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब अभी तो हमारा रॉबिन स्टीफन पी रॉबिन्स की सारी चीजें हो चुकी हैं और हमने ईएम की बुक स्टार्ट कर दी है जो लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हैं। सो यू हैव ऑल दो स्लाइड्स विथ यू फ्रॉम वेयर यू वर कवरिंग दैट कंटेंट टिल नाउ, या फिजिकल क्लासेस पे डिपेंड कर रहे थे आप? You have those slides. All right, let me just add you on the group. अच्छा नूर खान, जब मैं इस बच्ची को ऐड कर दूं ना, जब मैं आपको बोलती हूँ तो एक काम करना बेटा, ग्रुप का ना वो लिंक, बुक की लिंक ग्रुप पे शेयर कर देना। अभी रुक जाओ, मैं तुम्हें बोलती हूँ, पहले मैं इसको ऐड कर दूं। आलिया आलिया अली, ऑलराइट, नाउ आई हैव एडेड हर ऑन द ग्रुप। ठीक है नूर खान, अब एक काम करो बेटा, प्लीज ये ग्रुप की जो ईएम वाली बुक की मैंने आप लोगों से शेयर किया है ना, इसको दोबारा से ग्रुप पे शेयर कर दो। आई वुड बी ग्रेट, ताकि मैं यहाँ से लेक्चर अपना कंटिन्यू कर लूँ। वेट, अगर मुझे ही बुक मिल जाए, पता नहीं कब की थी मैंने सेंड आप लोगों को। दिस इज समथिंग यू नो डिड नॉट दैट इजी। तुम लोग बच्चों, तुम लोग मांग रहे होते हो चीजें, मेरे पास चीजें तो है, अब मैं कहाँ से ढूंढूं इसको? या आई गॉट इट, आई एम डूइंग इट, वेट। नूर खान बेटा, कर रहे हो आप शेयर? मैं मैसेज नहीं कर सकती। एनोनिमस अटेंडी, और भी एक नाम आ गया है। ओनली एडमिन इज अलाउड। ऑलराइट, वेट करिए, आई विल, दैट इज गुड एक्चुअली, दिस इज समथिंग गुड, मैं कर रही हूँ। एनोनिमस, आपको कैसे हम ऐड कर लें ग्रुप में? आपका तो नाम ही नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, आई हैव शेयर द बुक, ईएम की बुक मैंने शेयर कर दी है, आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी। इट्स डाउनलोडिंग शो कर रहा है, तो ये हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। एनोनिमस, अपना आप मुझे लेक्चर के लास्ट में बताना, फिर मैं तुम्हें भी ऐड कर दूंगी, ठीक है? बिकॉज इस तरह से लेक्चर बिल्कुल मैं रोक नहीं सकती। रियाज करीम, और रियाज लास्ट में बेटा मुझे बताना, तो आई विल बी एडिंग यू। रुक जाओ, क्योंकि चैट स्क्रीन ऊपर चली जाएगी तो मैं तुम्हारा नंबर नोट कर लूं। दैट इज 0340543750 ऑलराइट रियाज, मुझे बस लास्ट में ना याद दिला देना। चलो, या भी आगे मैं ब्रेक करूंगी तो फिर आपको देती हूँ। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ शेयर होल्डर की। अब शेयर होल्डर क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर शामिल हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जाहिर सी बात है उनकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, ठीक है? अब उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। उनके कुछ दीज आर द ग्रुप्स में और फॉर एग्जांपल सेट सोशली डिजायर्ड गोल्स व्हिच में इंक्लूड, यानी जो फॉलोइंग उन्होंने एग्जांपल दिए हुए हैं, ये उनके शेयर होल्डर्स के गोल्स हो सकते हैं। these could be the goals or multiple from these following could be the goals or one single could be the goal, ठीक है ना? तो अब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन प्रॉफिट। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है प्रॉफिट के ऊपर रोक लगाना, कॉन्स्ट्रेंट मतलब रोकना। तो अब जब कॉन्स्ट्रेन करेंगे हम प्रॉफिट को, तो जाहिर सी बात है उनके पास शेयर का परसेंटेज कम हो जाएगा, उनकी प्रॉफिट मार्जिन शेयर कम लेस हो जाएगा, सो दे विल बी हैविंग अ कंसर्न ऑन इट, ठीक है? तो कोई भी स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हुए हमें इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि हमारा शेयर होल्डर किस तरीके से इस चीज से मुतासिर होगा और किस तरह से इस चीज को इस चीज के ऊपर रिएक्ट करेगा, ठीक है? सेफ्टी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स। अब शेयर होल्डर अगर तो पार्ट है
ऑर्गेनाइजेशन का, एग्जेक्टिव शेयर होल्डर है, पार्ट है, तब तो वो कंसर्न हो सकता है कि हाँ कोई भी प्रोडक्ट गलत नहीं बनना चाहिए, किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, राइट। बट अगर नहीं है ऐसा कुछ तो फिर उसका कोई कंसर्न, उसका कोई लेना देना नहीं है। वो कहेगा कि व्हाई शुड आई बी बॉदर्ड, हम एक्स्ट्रा पैसे क्यों लगाएं, क्योंकि मैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हूं नहीं, अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एक्सीडेंट भी हो रहा है, सो आई हैव नथिंग टू डू विद इट। ये ऑर्गेनाइजेशन जाने, मुझे तो मेरा जितना प्रॉफिट मिलता था मुझे उतना ही चाहिए, आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन माई प्रॉफिटेबिलिटी। ये जरूरी नहीं कि हर शेयर होल्डर ऐसा सोचे, लेकिन कुछ शेयर होल्डर ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है। अब आप ये बाकी सारों को यहां पर इन पॉइंट्स को जरा सा स्किम कीजिए। फॉर एग्जाम्पल इकोलॉजिकल कंसिडरेशंस, अगर इकोसिस्टम के अंदर कोई डिस्टर्बेंस है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इकोसिस्टम के अंदर कुछ चीजें चेंज हो रही हैं। इफ यू सी, अब सर्दियां भी ज्यादा पड़ रही होती हैं, अच्छा क्योंकि हम अभी इस वक्त अक्रॉस द ग्लोब हैं, सो आप लोगों को आई डोंट नो फर्क नजर आया नहीं या नहीं आया, बट इफ आई टॉक अबाउट कराची इन स्पेसिफिक, तो कराची के अंदर इतनी ठंड नहीं पड़ा करती थी, खैर इस वक्त भी नहीं आई है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि किसी भी वक्त ये जो है ठंडक जो है वो आफ्टर कुछ रेन एक्सपेक्टेड है, और रेन के बाद जो है वो सर्दी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो ये जो है इकोसिस्टम के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। अब गर्मियां भी देखें कराची में बहुत सख्त पड़ती हैं, तो ऐसा पहले नहीं था, देयर आर चेंजेस, बट अब शेयर होल्डर कह सकता है व्हाट हैज माय प्रॉफिटेबिलिटी टू डू विद द इकोसिस्टम। अगर गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो इसमें अगर हमारी कोल्ड क्रीम फॉर एग्जांपल नहीं बिक रही है गर्मियों में, या सोप जो है वो बहुत माइल्ड वाला यूज हो रहा है, हम बहुत रिच सोप बना रहे हैं, मॉइस्चराइजिंग सोप फॉर एग्जांपल हम डव बना रहे हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम में के अंदर कोई भी चेंजेस आए, कितनी भी सर्दी हो कितनी भी गर्मी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक नेचुरल डिजास्टर, अभी जो रेन का सीजन था, इसकी वजह से अचानक गर्मियों के मौसम में भी हमें कॉफी पीने की तलब हो रही थी, तो हमने जूसेस का कंजम्पशन कम कर दिया था। इफ आई एम अ जूस मैन्युफैक्चरर, तो मैं ये सोच सकती हूँ कि भाई मेरा शेयर परसेंटेज प्रॉफिट का क्यों कम हो, ठीक है। दीज कुड बी द कंसर्न्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोविजन ऑफ सिक्योर एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अब ये कोविड की वजह से हमारी जॉब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा एट स्टेक है, बट इसके अंदर कोई भी बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, कंपनीज बंद हो रही है, शट डाउन हो रही हैं, तो नो मैटर कितनी स्ट्रॉन्ग ही कंपनी, कितना बड़ा ही ब्रांड क्यों ना हो, फॉर एग्जांपल गुल अहमद हो गया, सिटी स्कूल हो गया, बीकन हाउस हो गया, इन्होंने अपने बहुत सारे 100 एम्प्लॉइज को जो है वो सैक किया है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग, एक शेयर होल्डर होने के नाते यस वी आर कंसर्न्ड, लाइक कि ऐसा ना हो कि हम मेरी प्रॉफिटेबिलिटी क्यों मैटर कर रही है, ठीक है। स्टाफ वेलफेयर के बारे में हम इन हालात में हमने रिडक्शन, सैलरी के अंदर रिडक्शंस आई हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे इस चीज से इसलिए आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन एडहॉक, मेरा जो प्रॉब्लम आया वो दैट वाज कि हमारी ट्रेनिंग्स बिल्कुल बंद हो गई, विच वाज माय बेसिक सोर्स फॉर ऑफ इनकम। तो that is like abhi we were not at all prepared, alhamdulillah ka shukr, I was better off and I managed somehow, but there are people जिनको मैंने देखा है, they fell ill, they lost their health because of the stress, financial stress and crunches, ठीक है। कंसिडरेशन ऑफ बोथ सोसाइटी एज होल एंड लोकल सोसाइटी, अब देखें हमारे सोशल स्पेंडिंग्स के अंदर भी फर्क पड़ा। वैसे तो मैं मॉल जाती हूँ तो मुझे कोई स्पेंडिंग के अंदर फर्क नजर नहीं आ रहा होता है, वो ऐसे ही रश नजर आ रहा है, हमारी बेवकूफ आवाम ऐसी है, बट वी आर एक्चुअली नॉट श्योर अबाउट द अदर 6 months और द नेक्स्ट ईयर कि ये कोविड किस तरीके से जाएगा और क्या सूरत हाल होंगी। तो हमें एज अ सेंसिबल पर्सन एंड इंडिविजुअल थोड़ा सा स्पेंडिंग्स के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए कि एक्स्ट्रा स्पेंड ना करें, ठीक है। There is a view that management of a business has responsibility of maximizing its shareholders' wealth, and wider society will benefit from the economic activities of the business, as fruits of economic success will trickle down from the rich to members of society। देखें, हर वक्त शेयर होल्डर कहता है कि मुझे मेरी वेल्थ के अंदर मेरा डिविडेंड, मेरा प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी प्रॉफिट कर रही है 1 लाख रुपए का और उसके अंदर 10 शेयर होल्डर्स हैं, तो हर इंसान को 10,000 मिल रहा है प्रॉफिट का,
तो 10,000 तो जब उसको आज 10,000 मिल रहा है, वो 1 साल के बाद 2 साल के बाद उसकी एक्सपेक्टेशन होगी कि अब मुझे 12,000 मिल जाए, मुझे 15,000 मिल जाए, मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए, ठीक है, एंड दैट विल पास ऑन टू द लोअर लेवल। इसी तरह से लोगों की सैलरीज में भी इंक्रीमेंट, अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में नहीं है तो सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट नहीं आ सकता है। There is an alternative view of the business organization are members of society. बिजनेस कोई भी हो, उसके अंदर जो लोग काम करने वाले हैं वो काम कहीं बाहर से आके नहीं कर रहे हैं, वो इसी सोसाइटी का पार्ट है। Just as a stakeholder, and they are actually the stakeholders. Stakeholder का मतलब है उनका इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, बिकॉज दे आर द पार्ट, they are the employees of the organization, they could be the supplier of the organization, they could be the vendor of this organization, ठीक है। तो ये डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के नफे और नुकसान का पार्ट है, being a stakeholder, not the shareholder. Social contract theory holds that all members of society are entitled to have their rights respected, so as long as to obey their responsibilities to other members of the society. But even in that case, they are not able to, they are not supposed to, not able की बात तो नहीं होती, they are not supposed to actually take any action which can be harmful for another member of the society, ठीक है। As such, organizations are afforded and right to exist and make profit from their trade as long as they observe the responsibility they have to other members of the society. कहीं ऐसा ना हो, ये देखें इस पूरे पैराग्राफ के अंदर ये बात लिखी गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी सोसाइटी के ऊपर ध्यान देते हुए अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने प्रॉफिटेबिलिटी, हर ऑर्गेनाइजेशन का मिशन स्टेटमेंट है टू अर्न और मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी, लेकिन उसके अंदर उसे अपने मॉरली ग्राउंडेड वैल्यूज या व्यूज, सोशली डेमोक्रेटिक मॉरली ग्राउंडेड व्यूज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। किस तरह से इग्नोर नहीं करना चाहिए? फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर एरियाज वेयर दे नीड टू बी टू स्टे फोकस्ड, दैट इज एनवायरमेंट, एग्जांपल पोल्यूशन। आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप बल्क के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप रेजिडेंशियल एरिया के अंदर ऐसा कोई काम ना करें। अच्छा, नाउ दिस इज व्हाट माय, थोड़ा सा मेरा कंसर्न हमेशा गवर्नमेंट से होता है। फॉर एग्जांपल, आई लिव इन अ रेजिडेंशियल एरिया जहां पर मेरे घर के आसपास सारे स्कूल्स हैं, पीछे घर के शादी हॉल है, तो मुझे थोड़ा सा एक कंसर्न, जो मुझे गुस्सा आता है कभी कभी कि घर में अम्मी सो रही हैं या अब्बू लेटे हुए हैं, बिकॉज देखिए अब ये लोग एज के इस ब्रैकेट के अंदर है कि ये पोल्यूशन, जो नॉइस पोल्यूशन, जो आपके पटाखे और ये सारी चीजें होती हैं, या स्कूल के अंदर जो ट्रैफिक रश आवर के अंदर वो जो पू पा होता है, सो यू नो दिस इज, आई डोंट लाइक दिस। तो मैं इनसे यही कह रही होती हूँ कि ये गवर्नमेंट के एंड से थोड़ी सी गलती है कि दे शुड नॉट अलाउ सच थिंग्स इन द रेजिडेंशियल एरियाज, ठीक है। अब पब्लिक यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, एग्जांपल रोड्स, ब्रिजेस, लॉज एंड लॉ एंड ऑर्डर। अब अगर इफ आई टॉक अबाउट, अब मुझे हंसी आ रही है, अगर मैं कराची के पैरामीटर से बात करूं तो ऑल द रोड्स आर ब्रोकन। शुक्र है मेरे घर की ये मेन रोड, अल्लाह का शुक्र है कि ये अब अल्लाह अल्लाह करके बन गई है, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज फॉर द सर्वाइवल। तो हमारी गवर्नमेंट को जब हम टैक्स पे कर रहे हैं, मैं तो एक आम नॉर्मल आदमी की तरफ से बात करूंगी, इफ आई एम पेइंग टैक्स, I'm a salaried person, I need my basic rights. हम अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात करते हैं, वी ऑल आर फेमिलियर विद द क्रिमिनल एक्टिविटीज गोइंग अराउंड अस। अगर एक भी क्राइम केस को गवर्नमेंट के अंदर एक सिस्टम बन जाए कि अगर ये क्रिमिनल पकड़ा जाता है उसको हैंग कर दो, उसको ऐसी इबरतनाक सजा दी जाए कि बाकी लोगों के लिए भी वो एक लेसन बन जाए। सो यस, द गवर्नमेंट हैज टू स्टेप फॉरवर्ड एंड टेक दीज एक्शंस, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑन समर्स एग्जांपल, मोनोपोली सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल ऑफ मार्केट्स। देखिए देयर आर फ्यू मोनोपोलिस्ट। मोनोपोली क्या होता है कि देयर इज ओनली वन, के इलेक्ट्रिक इज मोनोपोलिस्ट। तो क्या होता है कि के इलेक्ट्रिक की कितनी लोड शेडिंग हो जाती है, तो ये मोनोपोलिस्ट जो एक ही सप्लायर है पूरे मास ऑडियंस, मास पॉपुलेशन के लिए, सो दैट शुड बी अवॉइडेड। कुछ आप पब्लिक कंपनीज को अलाउ कर दें, ठीक है, उसको किसी तरह से भी कंट्रोल करें जिस तरीके से गवर्नमेंट बेहतर समझती है। या तो मोनोपोलिस्ट को अकाउंटेबल होल्ड करें कि क्यों इतना लोड शेडिंग, ठीक है, आप एक
अभी भी आने खाने की सर्दियां हैं तो किसी भी वक्त मेंटेनेंस चलो ठीक है, समझ में आता है, वंस इन अ ब्लू मून, बट नॉट एवरी अदर डे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड वर्किंग कंडीशन, देखें यहाँ पर आपके वर्किंग कंडीशन के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स आ जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विद रिस्पेक्ट टू जेंडर, कास्ट, क्रीड, ओरिजिन, लैंग्वेज और इवन योर रिलीजियस बिलीव्स। इट शुड नॉट बी दैट वे। इकोनॉमीज ऑफ स्पेसिफिक रीजन्स एंड होल कंट्री, देखें ये हम बात करते हैं रीजन, सारे रीजन्स कंट्रीब्यूट करते हैं और बेसिकली इफेक्ट क्या चीज हो रही होती है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक इकोनॉमी के अंदर क्या होता है। देखें अनएम्प्लॉयमेंट, आपका इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, देखें अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि नौकरियां नहीं है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। सो इकोनॉमी किसी भी कंट्री की जब तक स्टेबल नहीं हो सकती है, जब तक कि आप एक ये स्ट्रैटेजीज ना बनाई जाए, ठीक है। देयर आर फ्यू ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर्स, लाइक फॉर एग्जांपल सीपेक से हमें कुछ हमारी इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी आनी थी। आई एम नॉट श्योर कि जो भी प्लानिंग थी वो अब किस हद तक जो है वो हुई है, लेकिन जहां पर बहुत अच्छी और पॉजिटिव चीजें थी वहां पर बहुत नेगेटिव चीजें भी थी कि वी वर एक्चुअली क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट्स फॉर द चाइनीज पीपल और चाइनीज नेशनल्स, तो वो तो पैसा लेके अपने कंट्री वापस चले जाएंगे, तो बीइंग अ पाकिस्तानी व्हाट इज द बेनिफिट फॉर पाकिस्तान। सो इन सारी स्ट्रेटजीज को लाते हुए या कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हुए वी शुड ऑलवेज बी वेरी क्लियर कि हमें अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करना है रादर देन दी अदर। उसमें अगर दूसरी कंट्री को फायदा हो रहा है वो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट हमारी कंट्री को क्या फायदा हो रहा है, वी शुड ऑलवेज बी कंसर्न्ड अबाउट इट एंड कैलकुलेटिव अबाउट इट। अब हम बात करते हैं कि मैनेजरियल एथिक्स क्या होता है। भाई टॉप मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली कोई भी स्ट्रेटजी बनानी होती है, ठीक है। नॉट ओनली कि सिर्फ स्ट्रेटजी बनानी होती है, उसने सारी चीज़ों को ख्याल में रखना होता है कि भाई हम बात करने जा रहे हैं, कोई कॉर्पोरेट एथिकल कोड बनाने जा रहे हैं कि हमारी कंपनी के अंदर ये चीज़ बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगी या हम सिर्फ इसी तरीके से काम करेंगे। हम डेवलप कर रहे हैं अपनी पॉलिसीज, कंपनी की पॉलिसीज बन रही हैं। पॉलिसी के अंदर सिक लीव हो सकती है, कैजुअल लीव हो सकती है, कुछ लोगों को कुछ ऐसी इलनेस हो जाए जिनके अंदर 3-3 4-4 साल लग जाते हैं क्योर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल अल्लाह माफ करे कैंसर, कीमो और ये वो, तो उसके अंदर हमें सारे लॉज, हमने पॉलिसीज बनाई हुई है कि आप बिल्कुल लीव विदाउट पे भी कर सकते हो, कुछ लीव आपको विद पे तक मिलेगी, 1 साल तक का ड्यूरेशन, फॉर एग्जाम्पल इट वुड वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब बात करते हैं एस्टैब्लिश एनवायरमेंटल कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजीज। अब देखें बेसिकली हम लोगों को करना क्या होता है, वी आर सपोज टू रिड्यूस द कॉस्ट। तो जो हम साइट एरिया के अंदर या हम जो जहां पर लेबर की आबादी होती है वहां पर जाकर के साइट लगाते हैं, वहां पर हमें लेबर थोड़ा लेस वेज के ऊपर मिल जाते हैं, उनके साथ आसानी क्या होती है, उनका TNDA यानी वो उसी लोकेलिटी के अंदर आके काम करना पसंद करते हैं रादर देन गोइंग फार अवे। तो ये भी होता है। फिर वो पोल्यूशन भी अगर हम कर रहे हैं साइट एरिया के अंदर या इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, दैट इज ओके बिकॉज वहां पर आबादी का पॉपुलेशन नंबर टेंडेंसी कम है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एनालाइज एंड असेस सोशल इफेक्ट्स ऑफ करंट एक्टिविटीज। अब करंट जो भी प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं, जो भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, गाड़ियों की 2 कंपनीज आई हैं, उन्होंने अपने प्लांट्स लगाए हैं, वी डोंट माइंड, बट जो हमारा सुजुकी है जो जनरल टायर्स था, तो उसको शट डाउन नहीं होना चाहिए। रिवाइविंग द इकोनॉमी ऑफ आर स्टेट, हम अपने प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशंस को या प्रेजेंट जो हमारे फर्म्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको हम, उनके लिए हम ऐसी फ्लेक्सिबल पॉलिसीज सेट करें, चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे वो किसी भी एतबार से हो, सो वी हैव टू प्रमोट इट, ठीक है। अब ये इंपोर्टेड कार्स के ऊपर आपने देखा था एक जमाने में इतना रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ टैक्सेशन था कि हर इंसान जो वो इंपोर्टेड कार लेके घूम रहा है, अब उसके पार्ट्स नहीं अवेलेबल है, यू नो देयर आर डिफरेंट। अगर आप ये देखें इवन जो आपका इंपोर्टेड मेडिसिन है उसके ऊपर मैं कहती हूँ वो इतनी एक्सपेंसिव हो जाती है, तो गवर्नमेंट शुड हैव सम सब्सिडीज ताकि दवाइयां कोई शौक से नहीं खाता है, जरूरत होती तो खाता है। So how can you expect a normal middle class person to afford those expensive medicines जब हम लोकल, या तो फिर लोकल मैन्युफैक्चरर को भी वो लाइसेंस दें कि वो उसी कंपाउंड की वही मेडिसिन डिफरेंट नाम से बना सकें। सी हमें तो बेसिकली सोसाइटी का फायदे का सोचना है ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनटू द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, जनरेशन एंड प्लानिंग सिस्टम ऑफ द बिजनेस। दिस इज हाउ बिजनेसेस आर प्लान्ड। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ गवर्नमेंट का भी इसके अंदर रोल प्ले करता है, और इसके अंदर एक जो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ओनर्स हैं वो भी अपना, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो के डिसीजन मेकर्स हैं,
जो टॉप मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट है वो भी अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बेसिकली स्ट्रेटजीज जनरेट कर रहे होते हैं, वो प्लान कर रहे होते हैं, वो किसी भी बिजनेस सिस्टम को रन कर रहे होते हैं, तो दे आल्सो एक्चुअली कंट्रीब्यूट। ठीक है, that is how ethical the organizations are supposed to be for the welfare of the society, that is the goodness or well-being of the society। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन यहां पर किसी भी स्टूडेंट को है तो प्लीज बेटा पूछ लो। किसी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन यहां तक है तो प्लीज बेटा मुझसे पूछ लीजिए। रियाज मैंने आपको ग्रुप पे ऐड कर दिया है एग्जैक्टली और मैंने बुक दोबारा शेयर कर दी है, 2 मरतबा बुक शेयर कर दी है। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी स्टूडेंट अब इस वक्त ग्रुप पे ऐसा मौजूद है जो कि हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप पे ना हो और जिसको हमारी चीजें ना मिल रही हों। इफ देयर इज एनी अदर स्टूडेंट हु इज नॉट एडेड देयर ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, प्लीज अपना नंबर यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा नाम के साथ, सो आई विल ट्राई एडिंग दैट पर्सन माई सेल्फ। रीजन बीइंग हमारे पास अब कोई सीआर नहीं बचा। वेलकम बेटा। आलिया आप भी ऐड हो गई हो, ठीक है। और जितने भी बच्चे थे जिन्होंने मुझसे उस दिन भी रिक्वेस्ट किया था, देवर 3 स्टूडेंट्स जिनके नंबर मैंने नोट डाउन किए थे, बट उस वक्त तक मैं खुद एडमिन नहीं थी, तो आई रिक्वेस्टेड अजवर टू मेक मी दी एडमिन, तो अब उसने मुझे एडमिन राइट्स दे दिया, तो आई विल डू इट ऑन माई सेल्फ। ठीक है, और प्लीज ग्रुप के ऊपर इरेलेवेंट मटेरियल शेयर करने से अवॉइड किया कीजिए। पूरा क्लटर होके मेरा मोबाइल फोन हैंग करना शुरू कर देता है। जो इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छा आप लोगों को तो खैर राइट्स ही खत्म करनी है। No, that's okay, Alia. Welcome. My pleasure. That's okay. That's good. Actually, you are part of the group now. अच्छा जी, हम यहाँ से बात करते हैं, नंबर 6 हेडिंग पे जा रहे हैं, जो कि समरी, चैप्टर समरी से लास्ट, यानी अब दिस इज द लास्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर अगर आप एक्चुअली देखो तो। ठीक है, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं कि हम डेवलपिंग एथिकल ऑर्गेनाइजेशंस हम किस तरह से डेवलप कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें एक फ्रेमवर्क देखना होता है जिसके अंदर देयर आर 2 बेसिक अप्रोचेस ऑफ डेवलपिंग एन एथिकल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले कंप्लायंस बेस्ड और दूसरा है इंटीग्रिटी बेस्ड। ठीक है, हमें ये चूज करना है कि वट एवर द ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग, ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑलवेज हैव द राइट बिहेवियर। अब राइट बिहेवियर के लिए देयर आर 2 अप्रोचेस जिसको कि ऑर्गेनाइजेशन को जहन में रखना होता है। कंप्लायंस पहला, दूसरा इंटीग्रिटी। कंप्लायंस के अंदर बेसिकली अगर देखें आप तो इस अप्रोच के अंदर प्रोमोट करना होता है एथिकल बिहेवियर को बाय इरेडिकेटिंग अनएथिकल बिहेवियर्स। जो चीजें अनएक्सेप्टेबल हैं उनको हटा दो, एलिमिनेट कर दो। It is designed to eliminate comparative disadvantage and to ensure that organization acts with the regard of compliance। Compliance का मतलब है जो काम जिस तरीके से करना चाहिए उसी तरीके से किया जाए। कोई एक ट्रांजैक्शन भी कंफ्यूजिंग या डिस्क्रिपेंसीज, मतलब कोई कमी ना हो किसी भी एंगल से। इट हैज टू बी क्रिस्टल क्लियर एंड बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर एंड एविडेंसेस। ठीक है, ताकि जब हमारे ऑडिट ट्रायल्स होते हैं तो वहां पर कंप्लायंस के इश्यूज आ सकते हैं कि हर काम को करने का एक पॉलिसी, एक प्रोसीजर होता है। वी आर सपोज टू फॉलो द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अकॉर्डिंगली। तो जो भी अनएथिकल बिहेवियर है, चोरी का, कमीशन का, खांचेबाजी का, सो वी शुड इरेडिकेट, एलिमिनेट ऑल दोज अनएथिकल बिहेवियर्स। दिस इज हाउ वी कैन मेंटेन द कंप्लायंस। अब आ जाते हैं हम इंटीग्रिटी के ऊपर। इंटीग्रिटी एम्स टू इंटीग्रेट एथिक्स इन टू डे एक्टिविटीज एंड द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। बेसिकली इंटीग्रेट का मतलब होता है किसी चीज को शामिल कर लेना, तो एथिक्स को ऑर्गेनाइजेशन की डे एक्टिविटी के अंदर शामिल कर दें। गाइडिंग एथिकल वैल्यूज एंड पैटर्न सॉफ्ट बिहेवियर, ये किस तरह से हो सकता है? ये टॉप मैनेजमेंट को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इंप्लीमेंट करना होता है, फिर ये फ्लो करेगा मिड मैनेजर को, फिर मिड मैनेजर से ये जाएगा डाउन द लाइन। तो ये सॉफ्ट बिहेवियर टॉप मैनेजमेंट को रखना चाहिए अपने एम्प्लॉयज के साथ। दे शुड बी अवेलेबल टू टॉकिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि उन्हें प्रॉब्लम्स पता चले। दे आर वेल अवेयर ऑफ, दे आर कनेक्टेड विद देयर पीपल एंड दे नो व्हाट आर द एथिकल प्रॉब्लम्स गोइंग और आर हैपनिंग और इंसिडेंट्स टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर दे शुड बी क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट दैट विल सपोर्ट एथिकली साउंड बिहेवियर एंड instill a sense of shared accountability among members,
तमाम तर मेंबर्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, वी आर वर्किंग एज टीम्स, और टीम मेंबर्स को एक दूसरे को सपोर्ट करना इज द बेसिक एथिकल responsibility of the individuals. ठीक है. Statements of ethics. Some of the companies publish statements concerning their ethical beliefs. The following needs to be present in these statements are to be considered more than just a public relational exercise. हमें सिर्फ पब्लिक को ये पब्लिक से एक अच्छा रिलेशनशिप कायम करने के लिए नहीं, बट हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि हम एक एथिकल स्टेटमेंट डेवलप करें और उस एथिकल स्टेटमेंट के अंदर ये फॉलोइंग चीजें हों. इसके अंदर क्या चीजें लिखी हुई हैं, ये वाले पॉइंट्स हैं. एथिकल गाइडलाइंस आर रीजनेबली स्पेसिफिक. जो भी गाइडलाइन है, वट एवर थिंग्स आर एक्सेप्टेबल एंड वट एवर थिंग्स आर नॉट एक्सेप्टेबल, इवन डिसिप्लिनरी प्रोसेस का, प्रोसीजर का जो हमारा तरीकेकार है, दैट इज फर्स्ट ओरल वार्निंग एंड देन ओरल इनफॉर्मल वार्निंग, देन ओरल फॉर्मल वार्निंग एंड देन रिटन वार्निंग एंड देन द फाइनल एक्शन हैज टू बी टेकन. फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एक एग्जाम्पल दी है, तो ये सबको स्पेसिफिकली पता होता है. एथिकल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड. हर इंसान की कोड ऑफ कंडक्ट को भी आप वेटेज दें फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस. परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट, टीम वर्क, ये दोनों पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं और ये वेटेज कैरी करते हैं, ताकि अगर एक एम्प्लॉय जो है वो अपनी टीम को सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक एम्प्लॉय जो है उसका बिहेवियर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है बाय द टीम मेंबर्स, तो उसको ये बात पता हो और उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर ये बातें नेगेटिव इम्पैक्ट करेंगी, तभी वो जाके उनको इम्प्रूव करेगा. लीगल बट अनएथिकल बिहेवियर इज पनिश्ड. आपने कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं की. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर लेट होना इज नॉट बीइंग इलीगल, बट इट्स नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज इट्स अनएथिकल. किसी मजबूरी के तहत लेट होना, यू इन्फॉर्म्ड योर line manager, that is ethical. But if you did not inform and you are now habitual and every day you are getting late, तो हर 3 लेट होने पे आपकी एक दिन की सैलरी कटेगी. Is it clear to every student here? Are these examples clear? All right. अब हम बात करते हैं, देर इज ग्रेटर ओपननेस इन बिजनेस बिहेवियर. अच्छा, बिजनेस बिहेवियर को आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर ओपन रहें. ओपन का मतलब होता है द वर्क फ्लो शुड बी वेरी क्लियर एंड वेरी एविडेंट बाय द पब्लिक. इवन कोई चीज ढकी छुपी नहीं हो रही है. ठीक है. रीजन है कि कुछ प्रोसेस फ्लोज ऐसे होते हैं, हम हर चीज तो नहीं शेयर कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे कंपैरेटर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट कोई भी काम हम ऐसा नहीं कर रहे हैं जो कि हम गलत कर रहे हैं, तो हमें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है. हाँ, हम अपनी सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को छुपा रहे होते हैं, हम अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट को छुपा रहे होते हैं कि हम नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये हम मार्केट के अंदर जब तक हम प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करते हम क्लियर नहीं करते. बट जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसकी तमाम तर चीज़ें, उसका कंपाउंड, उसकी हर चीज़, इंग्रेडिएंट्स वगैरह हर चीज़ हम अपने बॉक्स के ऊपर भी मेंशन कर रहे हैं. तो उसके अंदर कंप्लायंस रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है वो हम छुपा के नहीं कर रहे, वी आर ओपन. कंज्यूमर्स आर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट हायर प्राइसेस. कभी कभी प्रोडक्ट्स इतने अच्छे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस इतनी ट्रस्टवर्दी होती हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ यूनिलीवर एंड पीएनजी. उसका कोई एक टूथपेस्ट या कोई एक सोप, हम कभी भी प्राइस पीछे पलट के भी नहीं देख रहे होते. वी जस्ट पे इट एंड वी avail it. We don't compromise on the price because we are having trust. There is a credibility of those brands. ठीक है. कोई confusion यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को? टेन 10:30 पे बस, प्लीज प्लीज प्लीज. अच्छा, पता है बच्चों, मैं ठीक है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है. मैं 1.5 घंटे का स्लॉट ले लूंगी. मैंने वैसे एडमिन से आपकी बात की भी थी कि 2 घंटे का स्लॉट दे दें, बट आई नो बिकॉज होता क्या है ना, फिजिकल क्लास में मेरी 2 घंटे की क्लास पता नहीं चलती. होता क्या, उसमें कोई भी स्टूडेंट 2-4 का ग्रुप ऐसा होता है, वो कोई ना कोई आपकी स्पीड को तोड़ने के लिए ना वो कोई ना कोई क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, वो अननेसेसरी इररेलेवेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो 15-20 मिनट जो ना वो डिस्टर्बेंस के अंदर निकल जाते हैं. तो 2 आवर्स ऑफ क्लास पता नहीं चलती है. बट आई अग्री, ऑनलाइन के अंदर कुछ तरह की एक्टिविटी नहीं है ना, तो ठीक है, आई डोंट माइंड. 10:30 पे ऑफ कर दूंगी. मोहम्मद नईम, दैट्स सो, यानी आई अप्रिशिएट इट कि आप ओपन होकर के बोल रहे होते हो. बच्चों, बोल दिया करो, क्योंकि बीइंग अ टीचर मेरे लिए तो 2 घंटे की क्लास क्या, मैं तो 3 घंटे क्लास लेने वाला इंसान हूँ.
इकरा में भी मेरी 3 घंटे, यानी 3 घंटे का मतलब होता है उसमें हाफ एन आवर का ब्रेक होता है और 2.5 घंटे की क्लास हमने करनी होती है. सो आई एम हैबिचुअल. इवन सीए के अंदर भी 4-4 5-5 घंटे के हम वर्कशॉप्स भी कर रहे होते हैं, तो मेरे लिए तो आई एम हैबिचुअल टू इट. बट यस आई नो, बीइंग अ स्टूडेंट तुम्हारे लिए कंप्यूटर के सामने ये 1.5 घंटा बैठना भी महाल है. सो दैट्स ओके, मैं 10:30 पे ऑफ कर दूंगी, जबकि आज मैं इनको ऑफिशियली भी ये बात बोल दूंगी कि मैं 1.5 घंटे के 3 स्लॉट्स ले लूंगी. दैट इज परफेक्टली फाइन. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, अब हम अगली हेडिंग पे जा रहे हैं. ना मेरे ख्याल से मोहम्मद नईम इज हैप्पी. कल से 11 पक्का. तुम डिसाइड कर लो तुम्हें क्यों आज तुम्हें 30. मैम 30 पे बस प्लीज. ओके मुझे ये बताओ, तुम्हें कहीं जाना है आज मोहम्मद नईम, जो तुम ये बोल रहे हो कि कल से 11 पक्का? what you are up to? what is the reason? like आज तुम्हें आधा घंटा पहले क्यों ऑफ चाहिए? पहले मुझे जल्दी से ये बता दो. हाँ, तुम लोग क्या समझ रहे हो कि ये ऑनलाइन क्लास हो रही तो मैं तुम लोग को पकड़ नहीं सकती? Oh, I'm so sorry. I'm so very sorry. All right, you need to attend a funeral. That's perfectly fine. ठीक है. But एक चलो खैर है. चलो अब वापस आ जाते हैं because you did it. You requested in a very respectable manner. So I will be entertaining your request. अच्छा जी, अब हम आखिरी heading आज की करने जा रहे हैं. That is possible course of actions. ठीक है, ये सारे जो हैं वो आपके test of understanding example illustration है for the written paper. अब हम इस heading पे आ गए हैं. पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, दैट इज ऑन पेज नंबर 132 के ऊपर. ये लास्ट हेडिंग है इस टॉपिक का. ठीक है. अच्छा, मेरे साथ थोड़ा सा एक चीज है, मैं कभी भी ऐसा इंसान नहीं हूं कि मैं घंटे अपने पूरे करूंगी. आई ऑलवेज प्रेफर एंड आई लुक एट द कोर्स कंटेंट. ठीक है ना, कि अगर मेरा कंटेंट जो है वो पूरा हो गया, जैसे अभी 15 मिनट में 10 मिनट में मैं इंशाल्लाह ताला ये आपका पेज नंबर 132 133 कवर कर लूंगी. दिस विल बी द टॉपिक. तो अब हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ हैं. सो आई कैन स्टॉप हियर. ठीक है. अच्छा जी, पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन के ऊपर हम बात करते हैं. देयर आर 3 ब्रॉड कोर्सेज ऑफ एक्शन द कंपनी कैन टेक इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम. कंपनी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो ये 3 तरीकेकार हैं जिनको हम उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए इनमें से कोई भी एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहले, यूज द करेक्ट कैलकुलेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्क्लोज पास्ट एरर्स. सबसे पहले देखे, आपने क्या करना होता है जब भी हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी चीज की फिजिबिलिटी निकालते हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी वन ऑफ माई फ्रेंड्स आई वाज जस्ट टॉकिंग टू, I will tell you this thing very openly. ठीक है, usually most of my friends contact me and they want me to do the analysis or take or prepare a feasibility report कि ये हमारे पास आइडिया है, हमारे पास इतना कैश है और हम ये बिजनेस करना चाह रहे हैं. what is your opinion? रीजन ये है कि they know I'm very good with the calculations. So there was a student of mine, they're not a student, I mean there's a friend of mine, और उसने मुझसे सिंपल ये बोला कि did you go to Zaytun? मैंने कहा yes, it's a Turkish restaurant. Fine. तो and I really like the food there. So उसने कहा I'm planning to open something like that. अच्छा, वो he is actually abroad. तो मैंने कहा okay fine, as far as you have those of the like financial things, you should. It's high time for you. So he was like no. उसने जो मुझे अमाउंट बोली ना, तो I was surprised. मैंने कहा यार इसमें से तो ज़ायतून 1 महीना नहीं चल सकेगा, क्योंकि अगर आप उस लोकेशन की रेंट देखें तो कम से कम 5 to 10 लाख रुपीस तो उस लोकेशन का रेंट है. आई एम नॉट येट श्योर, मैंने मार्केट अभी सर्वे नहीं किया है, बट ये मेरा एक कमर्शियल शॉप को लेके और उस लोकेशन के ऊपर ये मेरा एक पर्सनल आइडिया है कि इतना मिनिमम होगा. मे बी इससे ज्यादा हो तो ये मैं गलत हो सकती हूँ. ठीक है, मैं कभी भी किसी भी बिजनेस के अंदर जब इन करती हूँ तो आई ऑलवेज सी कि उस बिजनेस को रन करने के लिए मेरे पास मुझे 3 साल तक प्रॉफिट नहीं चाहिए, बट 3 साल तक मेरे हाथ में इतना कैश होना चाहिए कि मुझे ROI की फिक्र ना हो. ROI stands for return on investment. So I should have इतना liquidity cash. और हुआ यही, अभी किसी एक मेरे फ्रेंड ने कल संडे था, उसने कोई रेस्टोरेंट खोला है और इतने बड़े, मतलब ऐसे से ये लोगों को मैंने देखा है, अच्छे खासे बिजनेसमैन है, और कल मेरे पास कॉल आ रही है अकाउंट में कितने पैसे. मैंने कहा क्यों, खैरियत है, क्या हो गया? नहीं वो संडे है, हमारे पास ऑर्डर ज्यादा आ गए हैं और बर्तन नहीं है और ये नहीं है, कुर्सियां नहीं है. मैं सर पकड़ के बैठ गई. मैंने कहा दीज आर द कैलकुलेशंस व्हिच एक्चुअली यू आर सपोज्ड टू डू बिफोर यू आर इनटू द ट्रबल. खैर अल्हम्दुलिल्लाह सारे दोस्तों ने मिलकर उनकी हेल्प कर दी.
बट बात ये नहीं होती है, ये एक भंड है बहुत बड़ा आपके बिजनेस के अंदर. सो यू आर ऑलवेज सपोज टू बी वेरी कैलकुलेटिव. ठीक है. और पास्ट के अंदर अगर आपने कोई लॉस इनकर किया है ना, तो उसको डिस्क्लोज करो, उसको ओन करो. ये पहला पार्ट हुआ. दूसरे पार्ट पे आ जाओ. यूज द करेक्ट कैलकुलेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट बट डू नॉट डिस्क्लोज द पास्ट एरर्स. पहले वाले पार्ट के अंदर आप कैलकुलेशन तो शो कर रहे हो, और आप कैलकुलेशन शो करने के लिए अपने पास्ट का एरर भी शो कर रहे हो. ठीक है. दूसरे वाले पॉइंट में आप कैलकुलेशन तो शो कर रहे हो, बट अब यहां पर आप पास्ट का एरर शो नहीं कर रहे हो, बट यू नो द फैक्ट्स, यू नो द रियल फैक्ट्स. तीसरी वाली कंडीशन है यूज द इनकरेक्ट कैलकुलेशन फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डू नॉट डिस्क्लोज द पास्ट एरर्स. अब आपने कैलकुलेशन भी इनकरेक्ट शो करी है. अच्छा, आई मोस्ट ऑफ द टाइम डू दिस थर्ड थिंग एज वेल. मैं क्या करूंगी, मैं हाथ के अंदर ज्यादा से ज्यादा कैश रखने की कोशिश करूंगी. मैं बिल्कुल जीरो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कैलकुलेशन करूंगी, हालांकि मुझे ये पता होता है कि प्रॉफिट आएगा, बट क्यों, टू स्टे ऑन अ सेफर साइड आई यूज इनकरेक्ट कैलकुलेशन एज वेल कि मेरे हाथ में कैश इतना लिक्विडिटी होनी चाहिए. एंड आई डोंट टॉक अबाउट द पास्ट. हो सकता है पास्ट के अंदर मुझे किसी बिजनेस के अंदर ऐसा लॉस हुआ हो जो मेरी ये लर्निंग हुई हो. ठीक है. सो आगे हम जाते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को हम डिटेल के अंदर करते हैं. यहां पर देखिए, द चॉइस ऑफ एक्शन. Recommending a choice of action involves applying moral and ethical judgment, the corporate ethical code, and the professional ethical guidelines. Therefore, their commend action of the company should take it to use the correct calculation for the contract and disclose the past errors. यानी अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है. हम पिछले साल के अंदर जो हमने एरर्स किए होते हैं, यूजुअली जो बिग एथिकल कंपनीज हैं, दे डू टेक दी ओनरशिप के पिछले साल हमने ये गलतियां की थी, तो अब ये गलतियां हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे. इश्यूज आर राइजिंग फॉर इम्प्लीमेंटिंग देयर commendation. If the management suggests non-ethical course of action, these are the issues. कोई भी कंपनी अगर नॉन एथिकल एक्शन कर रही है, ले रही है, इंप्लीमेंट कर रही है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. What are the problems? They are listed on the last page. An explanation in terms. बेटा मोहम्मद नईम, बस 2 से 3 मिनट दे दो, मैं ये इसको खत्म कर रही हूँ टॉपिक को, फिर हम 10:30 पे क्लास खत्म कर दें. यू कैन गो फॉर द फ्यूनरल. ठीक है. An explanation in terms of the need for compliance with professional ethics and law of the country would be given as to why this is unacceptable. हम सबसे पहले एक्सप्लेनेशन रिक्वायर करते हैं कि अगर कहीं पर भी नॉन कंप्लायंस फॉलो की गई है तो व्हाई, एंड व्हाट वर द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस. अगर इलीगल कोई भी एक्टिविटी की गई है तो दैट इज सिंपली अनएक्सेप्टेबल. ऑलवेज रिमेंबर देयर इज ऑलवेज अ ग्रे एरिया. ग्रे एरिया का मतलब हमेशा मैं ये मेरी टर्मिनोलॉजी, ग्रे एरिया में ये बोलती हूँ, दैट पर्सन इज लाइंग इन द ग्रे एरिया मींस दैट इज नॉट इलीगल एंड दैट इज नॉट इवन लीगल. ही इज समवट इन बिटवीन. तो ग्रे एरिया वाली चीजों को हम फिर भी इग्नोर कर सकते हैं, उसको लीगल पैरामीटर के अंदर लाके किसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं, कुछ हम चेंजेस कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सकते हैं. बट एक बंदा बिल्कुल ही डायरेक्ट एक्सट्रीम के ऊपर इलीगल और अनएक्सेप्टेबल एथिकल के अंदर वो फॉल कर रहा है, तो उसको हम किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करते हैं, बीइंग द पार्ट ऑफ द एचआर. ठीक है. डिस्कशन इन कॉन्फिडेंस वुड बी इनिशिएटेड विद एन ऑब्जेक्टिव थर्ड पार्टी. कभी कभी हम लीगल लॉयर्स के साथ भी, इवन हर कंपनी ने अब तो अपना लॉयर खुद हायर किया हुआ है, तो थर्ड पार्टी के पास जाने की जरूरत नहीं होती. बट टैक्सेशन वगैरह के लिए हमने थर्ड पार्टीज को रखा हुआ है कि भाई टैक्स काट दिया करो, हमारा ये रन कर दो, फाइल कर दो, तो वो हमने थर्ड पार्टी को दिया हुआ अपनी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स इंक्लूड चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन वुड बी फॉलोड. प्रोसेस के थ्रू कम्युनिकेशन होगी, हियरार्की के थ्रू कम्युनिकेशन होगी, लीगल तरीके से कम्युनिकेशन होगी. इट वुड बी इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश दैट द इशू इज वन ऑफ द प्रिंसिपल एंड नॉट पर्सनैलिटी. कोई प्रिंसिपल चीज के ऊपर हमारा इशू है, किसी एक इंडिविजुअल के पर्सनैलिटी ट्रेट के ऊपर हमारा इशू नहीं खड़ा हो रहा. देयर वुड बी प्रिपेयर्डनेस टू टेक इशू टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. यानी हम प्रिपेयर्ड हैं, हम तैयार हैं इस मसले को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने हाईलाइट करने के लिए, और एनी ऑडिट कमिटी ऑफ द बोर्ड, या अगर हमारा इंटरनल ऑडिटर भी है जिसके पास राइट्स हैं और हमें इख्तियारात हैं कि हम उससे बात कर सकते हैं डायरेक्टली, तो वी कैन इवन इन्वॉल्व दैट पर्सन. एज फॉर्मलाइजिंग द प्रोसीजर मेक्स द इश्यूज लेस सस्पेक्टेबल टू फ्रॉड.
क्योंकि अगर हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को या इंटरनल ऑडिटर को लूप में ले लिया तो इसका मतलब है हमने जानबूझ के कोई फ्रॉड करने की गलती नहीं की है, इट वाज अ मिस्टेक. Is it clear to every student sitting here? As a last resort, resignation making the reason clear is a possibility. लास्ट रिजॉर्ट ये होता है कि जिस बंदे से गलती हुई है वो रिजाइन कर दे. डिस्क्लोजिंग द इशू while blowing breaks the confidentiality and guidelines. ये डिस्क्लोज करना, इशू बताना, कभी कभी कॉन्फिडेंशियलिटी यानी चीजों को प्राइवेट रखना, छुपाना, इन सारी गाइडलाइंस को ब्रेक करता है. ठीक है, और इसको हम कहते हैं विसल ब्लोइंग, कि आप खुद शोर मचा रहे हैं, आप सीटी बजा रहे हैं. विसल ब्लोइंग का मतलब है सीटी बजा रहे हैं, खतरे की घंटी बज गई है. दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर. यहां पर अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ लो. सबको क्लियर है ना बेटा? पक्की बात है? ठीक है, थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह फिर हम यहां से कल की क्लास में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं. याद रखिएगा आप लोग कि चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो बहुत सारी क्लासेस ले रही हूँ बेटा. मेरे लिए याद रखना, FOM के 3 कोर्सेज चल रहे हैं मेरे, तो मुझे ये याद रखना कि किस कोर्स के अंदर क्या किया है ना, नियर टू इम्पॉसिबल वाली बात है. ठीक है, थैंक यू सो मच. फिर कल मुलाकात होती है. अल्लाह हाफिज.